आज हम लोग चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है परासरण दाब। इंग्लिश में इसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं और पाई से इसे सूचित किया जाता है। इससे रिलेटेड वान हॉफ का नियम क्या है इसको भी हम इसी टॉपिक में इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है इस चीज़ को हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को और एक अलग तरीके से फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के रूप में, उसको भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। तो परासरण दाब जो कि चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम नंबर यहाँ डाल देते हैं। ये आप तब समझेंगे जब पिछले लेक्चर में ऑस्मोसिस परासरण को आप समझे हुए हैं। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जरूर आप उस लेक्चर को पहले देख लीजिए। अब देखो, हम एक बड़ा सा बर्तन लिए हैं, उस बड़े से बर्तन में बीचों बीच एक एसपीएम डाल दिए हैं। एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है और एक तरफ सॉल्यूशन है। तो सीधी सी बात है कि इसका जो अपना वेपर प्रेशर होगा वो भी कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए ये वेपर प्रेशर हम 0.2 एटीएम मान लेते हैं, 0.2 एटीएम, और इधर का वेपर प्रेशर जो भी होगा वो इससे ज़्यादा होगा, इधर का कम होगा और इधर का ज़्यादा होगा। चूँकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये मान लीजिए कि 0.1 है। हालांकि 0.1 इस पर समझना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा बड़ा वैल्यू हम ले लेते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। और ये एक इमेजिनरी वैल्यू है, अपने मन से हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि इसका वेपर प्रेशर 10 एटीएम है और इसका वेपर प्रेशर मान लो आप 8 एटीएम है। तो निश्चित रूप से इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पर पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि दोनों शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब में अंतर होने के कारण ही परासरण की घटना होती है। ये इधर 8 एटीएम है, इधर 10 एटीएम है, इसीलिए सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। अभी ऐसा हो रहा होगा। तो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड एसपीएम के थ्रू जा रहा होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। लेकिन आज हम लोग समझने वाले हैं परासरण दाब। अब परासरण दाब क्या है इसको समझिए। हम चाहते हैं कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड नहीं जाए। तो ये कब नहीं जाएगा? ये तब नहीं जाएगा जब दोनों का वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो जाए। तो वेपर प्रेशर को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इस तरफ सॉल्यूशन के साइड एक पिस्टन लगा दिया जाता है जो प्रेशर क्रिएट करता है। इस तरह का एक पिस्टन लगा दिया जाता है। अब इस पिस्टन को अप डाउन हम करेंगे तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा घटेगा। अब जैसे ही हम इसको नीचे की ओर दबाएंगे, नीचे की ओर, तो ये प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ के मान लीजिए कि 8.2 एटीएम हो गया, फिर 8.5 एटीएम हो गया, फिर 9 एटीएम हो गया, 9.5 एटीएम हो गया। मान लीजिए कि एक स्थिति ऐसा आया जब इधर का प्रेशर भी 10 एटीएम हो गया। तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ का प्रेशर आपस में बराबर हो गया। तो ऐसी स्थिति में सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा वह जीरो हो जाएगा। मतलब न इधर से इधर और ना ही इधर से इधर, या जा भी रहा होगा तो सेम रेट से जा रहा होगा। नेट मूवमेंट की हम बात करें, सॉल्वेंट के नेट मूवमेंट की बात हम कर रहे हैं कि वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में परासरण की घटना अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ का प्रेशर आपस में बराबर हो गया है। तो जरा सोचिए कि परासरण की घटना को रोकने के लिए हम क्या किए। हम विलयन के ऊपर अतिरिक्त दाब उत्पन्न किए। कितना दाब उत्पन्न किए? जितना उसका वाष्प दाब कम था शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से। तो कितना उत्पन्न हुआ? 8 एटीएम तो पहले से था ही। 2 एटीएम हमने एडिशनल प्रेशर क्रिएट किया सॉल्यूशन के ऊपर, तो यही 2 एटीएम कहलाएगा पाई। इसी को हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर पाई कितना एटीएम होगा? 2 एटीएम। यानी इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वह कितना एटीएम होगा? 2 एटीएम। तो यदि अब इसको आपको परिभाषित करने के लिए बोले, यदि आपसे इसका परिभाषा पूछे तो कैसे आप इसका परिभाषा देंगे? क्या कहेंगे आप इसके रिगार्डिंग?
हम कहेंगे कि परासरण की घटना को रोकने के लिए विलयन के ऊपर जो अतिरिक्त दाब आरोपित किया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर लीजिए, फिगर बना लीजिएगा, फिगर के बाद इसको डिफाइन करना है और डिफाइन के दौरान आप लिखेंगे परासरण की घटना को रोकने के लिए विलयन के ऊपर जो अतिरिक्त दाब उत्पन्न किया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको परासरण दाब समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि इसमें थोड़ा और यदि हम चीनी मिला दें तो इसका वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक घट के हो जाएगा 6 atm या 5 atm। मान लीजिए 6 atm हो गया, तो यदि ये 6 atm हो गया, ये तो 10 atm ही रहेगा चूंकि ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जो एक कांस्टेंट टर्म है। तो यदि और चीनी मिला देंगे तो ये 6 atm हो जाएगा, तब तो हमको एडिशनल 4 atm ना प्रेशर उत्पन्न करना पड़ेगा। 6 है और 4 उत्पन्न करेंगे तब ना 10 होगा, तो बराबर होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि एक बार परासरण दाब का मान 2 atm आया, एक बार 4 atm आया, और जितना ज्यादा चीनी का मॉलिक्यूल आप इसमें मिलाते जाइएगा इसका वेपर प्रेशर उतना ही घटता जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि विलयन का जो परासरण दाब होता है वह विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि परासरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। तो इस बात को भी आप जरूर यहां पर लिख लेंगे, परासरण दाब अनुसंख्य गुणधर्म है। परासरण दाब अनुसंख्य गुणधर्म है क्योंकि यह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इस तरह से परासरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है, इसको अब आप समझ चुके होंगे। अब इसी में एक अतिरिक्त बात और आपको हम बताते हैं जो आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। आप इस फिगर को बना लीजिएगा, ये दोनों बात लिख लीजिएगा, फिर हम आगे का बात बताएंगे। आगे का बात जो है वह है उल्टा परासरण। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको भी हम मिटा रहे हैं। तो आप अपना हेडिंग डाल देना, उल्टा परासरण। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और डिनोट किया जाता है इसको RO से, रिवर्स ऑस्मोसिस RO। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है थोड़ा आप इसको समझिए। आप लोग टीवी देखते हैं तो उसमें एक कैंट प्यूरीफायर का एक ऐड आता है, हेमा मालिनी उसका प्रचार करती है। उसमें देखते होंगे कि बोलती है कि कैंट प्यूरीफायर ये जो है सो RO सिस्टम पर काम करता है। तो ये RO जो वहां वो बोलती है ना, वो RO एक्चुअल में यही RO है, उल्टा परासरण, जिसको आप रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। पहले अब आप इस बात को समझिए तो एक बार फिर हम उस बात का जिक्र करेंगे। जरा आप सोचिए कि यदि वेपर प्रेशर इसका 8 atm है, ये एक सॉल्यूशन है और ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर 8 atm है, इसका 10 atm है। यदि 2 atm हम प्रेशर अतिरिक्त उत्पन्न कर देंगे तो इसका भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, परासरण की घटना रुक जाएगी।
यानी यहाँ पर 2 एटीएम अतिरिक्त दाब उत्पन्न करना पड़ा हमको, इसीलिए हम कहेंगे कि इस सॉल्यूशन का परासरण दाब 2 एटीएम है। लेकिन जरा सोचिए कि कोई यदि इसको थोड़ा और दबा दिया तो अंदर का प्रेशर और ना बढ़ जाएगा। जरूरी है कि 10 एटीएम पर रुकेगा, हो सकता है वो 12 एटीएम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सॉल्यूशन साइड का वेपर प्रेशर 12 एटीएम हो जाएगा और वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का 10 एटीएम ही रह जाएगा, क्योंकि प्योर का तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एसपीएम के थ्रू विलायक के कण विलयन से विलायक की ओर प्रस्थान करने लगेंगे और परासरण का बिल्कुल उल्टा घटना होने लगेगा। पहले शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ विलायक के कणों का मूवमेंट चल रहा था, लेकिन यदि परासरण दाब से अधिक दाब उत्पन्न कर दिया जाए विलयन के ऊपर तो विलायक के कण विलयन से शुद्ध विलायक की ओर विसरित होने लगते हैं, और यही घटनाक्रम क्या कहलाती है? उल्टा परासरण। और जानिए इसी प्रोसेस के द्वारा किसी भी वाटर प्यूरिफायर में वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है, जल का शुद्धिकरण होता है, बिल्कुल इसी सिस्टम के द्वारा। इसी को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर शॉर्टकट में हम लोग इसको आरओ कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर लीजिए, फिर इसके रिगार्डिंग हम कुछ और बात बोलेंगे। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि जब विलयन के ऊपर आरोपित अतिरिक्त दाब परासरण दाब से अधिक हो जाता है तो विलायक के कण विलयन से शुद्ध विलायक की ओर विसरित होने लगते हैं। इस प्रक्रम को उल्टा परासरण कहा जाता है। तो आप एक काम कीजिए, इसको लिखना है आपको। हम यहां पर ये मिटा देते हैं और यहीं पर बगल में लिख देते हैं। आप भी अपना लिख लेना इसको, ठीक है? जब विलयन के ऊपर आरोपित अतिरिक्त दाब परासरण दाब से अधिक हो जाता है तो विलायक के कण विलयन से शुद्ध विलायक की ओर विसरित होने लगते हैं। इस प्रक्रम को उल्टा परासरण कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको उल्टा परासरण भी समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और बात आपको बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, पानी कैसे शुद्ध होता है। देखिए, धरती के नीचे से जो पानी निकलता है उसको हम अशुद्ध मानते हैं, तब ना उसको शुद्ध करने की जरूरत पड़ती है। अशुद्ध क्यों मानते हैं? अशुद्ध इसलिए मानते हैं क्योंकि जल में आयरन मिला होता है, आर्सेनिक मिला होता है, बालू के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, तो ये सब गंदगी के रूप में मिला होता है और गंदगी के रूप में ये चीज पानी में घुला होता है। यानी वो जो गंदगी है ना, वो एक प्रकार का विलय है और वाटर जो है वह विलायक है। यानी दोनों मिला के तो विलयन हो गया। यानी धरती के नीचे से हम शुद्ध पानी नहीं निकालते हैं, हम एक विलयन निकालते हैं। किस चीज का? जल का, आयरन का, आर्सेनिक का, बालू का, मिट्टी का, जहां अलग अलग जगह से अलग अलग मात्रा में गंदगी रहती है, कहीं ज़्यादा रहती है, कहीं कम रहती है। तो इस तरह से हम लोग धरती के अंदर से एक विलयन निकालते हैं।
अब क्या होता है कि विलियन को कैंट प्यूरीफायर में हम इस साइड रखते हैं, अब बीच में एसपीएम लगा होता है और यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करने वाला पंप लगा होता है। जैसे ही आप मशीन को ऑन करते हैं ये प्रेशर क्रिएट करता है और प्रेशर क्रिएट करके शुद्ध विलायक यानी पानी के कण को तो ये एसपीएम इस तरफ आने देता है, जबकि आयरन, आर्सेनिक, बालू, मिट्टी सब के कण को ये यहीं पर रोक देता है, जो एक पतली नली से बाहर निकलता रहता है। और उस मशीन में उसका वेल अरेंजमेंट होता है जो आपको बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन जो मेन थ्योरी है उसका वो यही है कि पानी का मॉलिक्यूल प्रेशर क्रिएट किया परासरण दाब से अधिक, तो ये इधर शुद्ध पानी जो है सो शुद्ध पानी का जो मॉलिक्यूल है वो इधर आ गया, विलय का कण, आर्सेनिक, आयरन ये सब चीज इधर ही रह गया और शुद्ध पानी निकला। शुद्ध पानी को अपना यहाँ से हम लोग बगल से कहीं से स्टोर कर लेते हैं और इस पानी को पीते हैं और ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये जो है सो निकलता रहता है, फालतू का वो पानी अपना लगातार बाहर चला जाता है। तो बढ़िया क्वालिटी का यदि आप प्यूरीफायर लेते हैं तो ये अच्छा काम करेगा, लेकिन मान लीजिए कि ऐसे ही कोनो फुटपाथ वाला उठा लीजिएगा तो महीना 2 महीना तक तो ये एसपीएम चलेगा, उसके बाद जैसे ही ये प्रेशर क्रिएट करता है ना एसपीएम बीचों बीच फट जाता है। जैसे ही फटेगा तो ये बिल्कुल ऑनलाइन हो जाएगा, जैसे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर दोनों मिल जाएगा। पता चलेगा कि पानी जो निकला धरती के नीचे से वैसे ही हम पानी पी रहे हैं, खाली मशीन से गिर रहा है तो मन को एक संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ बहुत बढ़िया पानी पी रहे हैं। इसीलिए जब भी कोई भी प्यूरीफायर लेना चाहिए तो बढ़िया क्वालिटी का लेना चाहिए, एसपीएम प्रॉपर काम कर रहा हो इसका ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में यदि मान लीजिए कोई मैकेनिक इसका आता है तो आप उससे पूछिएगा, एसपीएम तो वो नहीं बोलेगा क्योंकि वो उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो बोलेगा मेम्ब्रेन बोलेगा। उसको आप पढ़ के देखिएगा, उसमें यही एसपीएम लगा होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा होता है। ये थोड़ा महंगा होता है, 4-5 हज़ार का एक सेट छोटा सा आता है, तो आप उसको पूछिएगा तो ये तो कमर्शियल चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप उल्टा परासरण समझ लिए होंगे और इसी उल्टा परासरण का बात हेमा मालिनी अपने प्रचार में करती है। हालांकि सच्चाई तो ये है कि यदि हेमा मालिनी से पूछ दिया जाए कि आप रिवर्स ऑस्मोसिस पर काम करता है, ये बात बार बार बोलते हैं कैंट प्यूरीफायर के लिए, आप बताइए कि रिवर्स ऑस्मोसिस का डिटेल क्या है, तो वो नहीं बता पाएगी। वो सिर्फ आरो करती रहती है। हम लोग यहाँ पर जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है इतना ज़्यादा निरक्षर है कि उतना समझ में थोड़े आता है कि आरो क्या होता है। हेमा मालिनी को देखा हो गया, हेमा मालिनी प्रचार कर रही है। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप इसको बढ़िया से समझिए, समझ के तब अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में इस चीज़ को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उल्टा परासरण आप समझ गए हैं। अब हम लोग सीखेंगे परासरण दाब के लिए वान हॉफ का नियम। वान हॉफ ने क्या नियम दिया इसको हम आपको अभी बता देते हैं इस फिगर पर, चूंकि इस फिगर को हम मिटा देंगे तो फिर आप आगे अपना डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, देखो वान हॉफ ने परासरण दाब से रिलेटेड नियम यह दिया। अच्छा एक बात बताइए आप, पहले आप इस बात को समझिए फिर हम उस एक्स्ट्रा बात को बोलेंगे। ये एक सॉल्यूशन है, यदि ये सॉल्यूशन है तो इसका कुछ ना कुछ मोलरता होगा जिसको हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं। तो वान हॉफ ने कहा कि इस विलियन का जो परासरण दाब होता है ना पाई, वो डायरेक्टली समानुपाती होता है मोलरिटी के, मोलरता के। ये पहला नियम है। और इसी से रिलेटेड उन्होंने दूसरा नियम दिया कि इसका कुछ टेम्परेचर होगा ना केल्विन यूनिट में। उन्होंने कहा दूसरा बात कि ये जो पाई होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, जो केल्विन यूनिट में रहता है। तो ये 2 नियम उन्होंने दिया कि सॉल्यूशन की पाई जो होता है वह विलियन की मोलरता का सीधा समानुपाती होता है और पाई जो होता है वह केल्विन ताप का सीधा समानुपाती होता है। मतलब इसको आप जितना ज़्यादा गर्म करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, इसकी मोलरिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू वान हॉफ। और ये प्रैक्टिकली साबित किया हुआ बात है, तो हम इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होगा, अभी हेडिंग डालिए,
हेडिंग डालेंगे परासरण दाब के लिए वान हॉफ का नियम। वान हॉफ्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्होंने इससे रिलेटेड दो नियम दिया, तो पहला नियम लिखेंगे परासरण दाब विलयन की मोलरता का, हम इसको लिख देते हैं तो तक वीडियो पॉज कर देते हैं, बहुत टाइम ले लेता है ये। देखिए पहला जो नियम है वान हॉफ का वो है कि परासरण दाब विलयन की मोलरता का सीधा समानुपाती होता है। दैट इज पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम बिकॉज कैपिटल एम इज सिंबल ऑफ मोलरिटी। और दूसरा नियम है परासरण दाब परम ताप। परम ताप कहते हैं ताप को जब आप केल्विन मात्रक में रखोगे ना तो उसी को परम ताप कहा जाता है। तो ब्रैकेट में हम लिख दिए टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट। तो परासरण दाब परम ताप का सीधा समानुपाती होता है, दैट इज पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन से तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग कह सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी। दोनों चीज के समानुपाती है तो दोनों के प्रोडक्ट के भी समानुपाती होगा, तो बिल्कुल ये हो सकता है। यहां से पाई बराबर जब आप करोगे ना, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो ये होता है आर एम टी, जहां पर आर गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एम जो है वह मोलरिटी है और टी जो है वह टेम्परेचर है। किस यूनिट में? केल्विन यूनिट में। अब इस इक्वेशन को हम अपने तरीके से लिखते हैं और थोड़ा इसको हम बदल देंगे इसका रंग रूप, इसलिए क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो, बुक भी यही करता है। देखिए एम जो है वह मोलरिटी है, ठीक है, और एम कैपिटल एम से हम लोग मोलिकुलर वेट को भी डिनोट करते हैं। तो दो दो कैपिटल एम इन कर जाता है इस इक्वेशन में बाद में। अब चेक देखिएगा तो यहाँ पर m को ना हम c से इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि m का मतलब मोलरिटी है यहाँ और c का मतलब कंसंट्रेशन, दोनों तो एक ही चीज है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पाई बराबर CRT, बिकॉज c और m दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। यह कंसंट्रेशन है, यह मोलरिटी है, तो एक ही चीज हुआ। तो यहाँ से एक इक्वेशन बना क्या, पाई बराबर CRT, जहां पर R क्या है, R गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन होता है। तो R तो आप समझ ही रहे हैं। पाई क्या है? पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर इन ATM यूनिट। C क्या है? कंसंट्रेशन और मोलरिटी, भाई जिसको आप मोलरता कहते हैं। और टी क्या है? टी है टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा बात समझ में आ गया होगा। तो आप इस सब को उतार लीजिएगा। अब इस सब को उतारने के बाद आगे देखिए, अगेन पाई बराबर होता है ना CRT, तो पाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं N/V/RT। क्यों? सिंस C बराबर N/V। तो यहां जानना पड़ेगा ना कि N क्या है और V क्या है। C क्या है? कंसंट्रेशन, मोलरिटी, और मोलरिटी बराबर होता है मोल बटा वॉल्यूम। N क्या है? मोल, और V क्या है? वॉल्यूम। किसका मोल? विलय का मोल। और V क्या है? विलयन का आयतन। तो N, यदि आपसे कोई पूछे कि इस फॉर्मूला में N क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? यहां पर N है विलय के मोल की संख्या, तो हम इसको लिख दें नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए विलय के मोल की संख्या। और भी क्या है, भी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए विलियन का आयतन लीटर में। तो आप इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। आगे देखो आप, पाई बराबर n बाय वी आर टी हम लोग देखें, हम इसी को लिख सकते हैं, अगेन करके आपको लिखना है, इसी को हम लिख सकते हैं पाई बराबर w बाय एम वी आर टी। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि n बराबर होता है वेट बटा मोलिकुलर वेट। n जो है वह विलय की मोल की संख्या है, तो विलय के भार को विलय के आणविक भार से भाग दे दे तो मोल निकल जाएगा। तो यहां से इस इक्वेशन में ये W क्या है, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी विलय का भार ग्राम में। और कैपिटल M क्या है, ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ कैपिटल M आ गया ना, यदि वो M रहता ये M रहता तो फिर हमको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसीलिए M को हम C के टर्म में लेके चले गए। तो यहाँ से आपको 3 फॉर्मूला आया और इस तीनों की आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को ना एक और तरीके से फिजिक्स में समझा जाता है, ठीक है। तो आप ये बात नोट करके लिख लीजिए, परासरण दाब को द्रव स्थैतिक दाब भी कहा जाता है। द्रव स्थैतिक दाब, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अब ये द्रव स्थैतिक दाब क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, अब थोड़ा इस बात को आप समझिए। इस बात को आपको समझने के लिए आपको एक फिगर समझना पड़ेगा, फिर उसका कुछ टर्म है, कुछ टॉपिक है, उसको समझना पड़ेगा। तो उन सभी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, सभी बात को यहाँ तक लिखिए। अब देखो, द्रव स्थैतिक दाब को समझने के लिए हम लोग एक फिगर देखेंगे और उस फिगर को थोड़ा आप ध्यान से देखिए। हम साथ ही साथ बनाते हैं और आप इसको चेक कीजिए। ऐसे तो सोचे थे कि वीडियो को रोक देंगे, लेकिन दिक्कत होगा आपको फिर समझने में। देखो, एक हम बर्तन, खुला बर्तन लेते हैं, इस टाइप का एक खुला बर्तन है और इसमें ना हम लोग शुद्ध जल भर लिए, इसमें प्योर वाटर है, प्योर वाटर। और एक इस तरह का बर्तन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको आप। एक ना इस तरह का बर्तन है, इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, पूरा नहीं, थोड़ा खाली है ये सॉल्यूशन है। और यहां पर ना SPM लगा हुआ है, इस जगह पर SPM लगा हुआ है। अब इसी बर्तन को हम पकड़ेंगे और इसमें पलट के रख देंगे, लाइक दिस, ऐसे। तो जब हम इसको इस तरह से रखेंगे उल्टा करके, तो इसमें यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर SPM लगा हुआ है, ये जो है ना, ये SPM है। और जब हम इसको उल्टा करके रखेंगे, तो उल्टा करके रखने के बाद थोड़ा सा तो ये बच ही जाएगा ऊपर। अच्छा, इसमें ना इस तरह का एक नली भी होता है, ऊपर आपको दिखेगा नहीं, ये फिगर फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए, आपको थोड़ा सा फिगर दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा, ये आप लंबा बना लीजिएगा, हमको जहाँ तक दिख पा रहा है वहाँ तक बना देते हैं।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आ रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए ठीक है। अब क्या है कि इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये ऐसे में नहीं समझ में आएगा, इसको हम मिटा देते हैं। थोड़ा फिगर इसी फिगर को हम थोड़ा आप डाउन कर देंगे, तो डाउन करने के बाद आप इसको देखिएगा। देखो ये इस तरह का फिगर है। अब इसमें क्या है ना कि यहां तक इसमें ना पानी भरा हुआ है, ये प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर है, और यहां पर इस जगह पर ना एसपीएम लगा हुआ है, ये एसपीएम है, एसपीएम। और इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहां तक इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये यहां तक भरा हुआ है। इसमें मान लीजिए पूरा बढ़िया से भरा हुआ है। सॉल्यूशन है तो थोड़ा कंसंट्रेटेड हम दिखाएंगे। ये यहां तक भरा हुआ है। अच्छा, इसमें तो ये तो प्योर वाटर है, प्योर वाटर है तो ये तो बिल्कुल शुद्ध हुआ और थोड़ा सा डाइल्यूट होगा, पतला देखने में लगेगा, ये तो दिख रहा है। तो ऐसा है ना कि हम थोड़ा सा खाली रखे थे इस बर्तन को, तो ये नली बच जाएगा ना, ऊपर से ये बंद है, तो ये यहां तक मान लीजिए आया। जिस समय हम डुबाए थे यहां तक आया, लेकिन डुबाने के बाद थोड़ी देर तक इसको आप रखिएगा ना, तो आप देखिएगा कि ये लेयर अपने आप जो है ना ऊपर चढ़ने लगा है। ये लेयर ऊपर क्यों चढ़ा, अब आप इसको समझिए। ये लेयर ऊपर चढ़ने लगता है वो इसलिए क्योंकि ये शुद्ध द्रव है और ये सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर कम होगा और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इस नली के द्वारा ना अंदर जाने का प्रयास करेगा, और अंदर जाने का प्रयास करेगा तो जैसे ही ये अंदर जाने का प्रयास करेगा तो क्या होगा कि ये हाइट थोड़ा सा चढ़ने लगेगा। इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के बाद यहां तक ये चढ़ के और यहां पर आके बंद हो गया, यहां पर आके रुक गया, तो इतना हाइट चढ़ गया ना। अब जरा सोचिए कि पहले यहां का प्रेशर जो था, क्या इस हाइट के ऊपर चढ़ने के बाद भी वही होगा? बिल्कुल नहीं, ये प्रेशर बढ़ गया होगा चूंकि ऊपर से बर्तन बंद है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, वो क्यों प्रेशर क्रिएट हुआ है? क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोसिस की घटना हुई है, और ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तब तक अंदर जाता रहेगा जब तक कि इसका वेपर प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो ये विलयन की ऊंचाई के बढ़ने के कारण जो प्रेशर उत्पन्न हुआ, दाब उत्पन्न हुआ, उसी दाब को हम लोग द्रव एस्थेटिक दाब कहते हैं या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहा जाता है। ये एच जनरली रहता है सेंटीमीटर में, बहुत कम हाइट चढ़ता है, ऐसा नहीं कि किलो 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है पाई बराबर, मतलब ये जो प्रसरण दाब निकला, मतलब ये जो हाइट जो बढ़ा है, हाइट के बढ़ने के कारण जो दाब उत्पन्न हुआ है उसी को हम प्रसरण दाब कहते हैं, और हमको पता करना है कि अंदर का दाब कितना होगा, तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं, पाई बराबर एच डी जी। ये फिजिक्स के एक फॉर्मूला से आया है जिसमें एच रो जी हम कहते हैं। एच हाइट होता है, रो जो होता है वो विस्कोसिटी होता है लिक्विड का, और जी होता है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ये सब बात आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ ही लीजिएगा। यहाँ पर पाई निकालने का फॉर्मूला होता है एच डी जी, जहाँ पर एच क्या होता है? एच होता है हाइट ऑफ सॉल्यूशन, ये जनरली तुमको सेंटीमीटर में रहेगा। डी जो होता है यह है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एम एल, ग्राम पर एम एल कहिए या ग्राम पर सीसी कहिए। और जी जो है ना, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसका वैल्यू 9.8 पढ़ते होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जबकि ये 980 होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, चूंकि आप हर जगह सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं। अच्छा, पाई क्या है? पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इन किस यूनिट में? ये आपको निकलेगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में।
चूँकि सारा CGS में जा रहा है तो पाई भी आपको 9/सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। मान लीजिए इसको आपको ATM में चेंज करना है, तो ATM में चेंज करने के लिए आप जानते हैं ना कि 1 ATM बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁻⁶ 9/सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप उसको ATM में बदल सकते हैं या किसी अदर यूनिट में बदल सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप बात कीजिएगा, तो हम समझा देंगे। यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर एक नया टॉपिक समझते हैं। आप लोगों को यदि ATM ये प्रेशर के यूनिट में कुछ परेशानी है ना, तो हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। देखो यहाँ यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ना कई यूनिट होता है। ATM होता है, सेंटीमीटर ऑफ HG होता है, मिलीमीटर ऑफ HG होता है, टॉ होता है, लिखाता है TORR टॉ लेकिन टॉ बुलाता है, बार होता है, उसके बाद Nm/m² होता है, Dyn/cm² होता है, पास्कल होता है, इसी को हम लोग PA से सूचित करते हैं। Nm/m² को ही ये कहा जाता है। और इस सब का ना आपस में संबंध है। इस सब का आपस में क्या संबंध है, इसको आप लिख लीजिए। एक ATM बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ Nm/m² और पास्कल। Nm/m² को ही हम लोग पास्कल कहते हैं। 1 ATM बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁶ Dyn/cm²। 1 ATM बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। 1 ATM बराबर होता है 760 mm ऑफ HG। 1 ATM बराबर होता है 760 टॉ। एक्चुअल में mm ऑफ HG को ना टॉ कहा जाता है। और 1 ATM बराबर होता है 1.013 बार। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कितना होता है। एग्जैक्ट डाटा हमको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये इसी के आसपास होता है। ATM और बार लगभग आपस में बराबर होता है। एक बार चेक कर लेना आप। उस रिलेशन को आप जरूर लिख लीजिएगा। आपके पास मोबाइल है तो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर दीजिएगा ATM एंड बार रिलेशन, तो आ जाएगा। तो ये सब आप वैल्यू याद जरूर कर लीजिए, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट। ATM और बार लगभग समान होता है। ये 1.013 या 1.012 के आसपास होता है। अपना चेक कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बता देंगे। हमको भी चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कितना होता है। तो इसका आपको मदद मिलेगा न्यूमेरिकल बनाने में। आप आगे न्यूमेरिकल बनाएगा तो आपसे बनेगा। अब देखिए आगे का टॉपिक है परासरण दाब से रिलेटेड ही एक और टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हेडिंग होगा हम लोगों का समपरासरी विलयन। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, दो या दो से अधिक विलयन लीजिए आप। यदि सब का परासरण दाब आपस में बराबर है ना, परासरण दाब का मान यदि आपस में बराबर है तो उसी को हम लोग समपरासरी विलयन कहते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, दो या दो से अधिक विलयन जिसके परासरण दाब का मान समान होता है उसे हम समपरासरी विलयन कहते हैं। देखो यहाँ बोर्ड पर हम लिखे हैं, दो या दो से अधिक विलयन जिसके परासरण दाब का मान बराबर होता है उसे समपरासरी विलयन कहते हैं। एक को हम सॉल्यूशन 1 माने हैं, एक को सॉल्यूशन 2। एक सॉल्यूशन के परासरण दाब का मान π1 है, कंसंट्रेशन C1 और टेम्परेचर T1 है। दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर π2, कंसंट्रेशन C2 और टेम्परेचर T2 है।
तो ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। हम लिखे हैं फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी समपराशरी विलयन होने के लिए पाई 1 को पाई 2 के बराबर होना पड़ेगा। यदि ये दोनों विलयन आपस में समपराशरी विलयन है तो इसका दोनों का पाई 1 पाई 2 बराबर होगा। तो पाई बराबर आप लिखते हैं ना CRT, तो ये पाई 1 है तो ये हो जाएगा C1RT1, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, और पाई 2 बराबर क्या हो जाएगा C2RT2। दोनों तरफ में R1 R2 नहीं लिखे, क्योंकि R तो कांस्टेंट है तो दोनों में बराबर होगा, तो R कट जाएगा तो बचेगा ये C1T1 बराबर C2T2। आप यहां तक उतारिए, यहां तक उतारने के बाद आगे की हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है इसीलिए इसको हम कट कर दिए हैं। बाबू यहाँ पर C1T1 बराबर C2T2 आया। हम अब लिखते हैं एट सेम टेम्परेचर। मान लीजिए दोनों विलयन का टेम्परेचर आपस में समान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में C1 टेम्परेचर को हम T मान लेते हैं। अच्छा, सेम टेम्परेचर पर T1 बराबर T2 बराबर T हो सकता है। T1 बराबर T2 को हम एक T मान लेते हैं, तो C1T बराबर हो जाएगा C2T। T से T कट जाएगा तो C1 बराबर क्या हो जाएगा C2। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई दो विलयन आपस में समपराशरी है तो समान ताप पर उसका सांद्रण भी समान होता है, बराबर होता है। इस बात को आप जरूर नीचे में एरो देके लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं, आपको लिख लेना है। समान ताप पर समपराशरी विलयन का सांद्रण आपस में बराबर होता है। आप इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िए। अच्छा, C1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं N1/V1, तो C2 बराबर लिख सकते हैं N2/V2। अभी तुरंत आपको बताया गया ना C बराबर N/V होता है। अच्छा, N को हम लोग लिख सकते हैं W1/M1, तो ये हो जाएगा W1/M1V1 बराबर W2/M2V2। और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, only valid for isotonic। W1 क्या है? पहले सॉल्यूट का वेट। W2 क्या है? दूसरे सॉल्यूशन के सॉल्यूट का वेट। M1 क्या है? पहले सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, दूसरे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। तो ये आपको निकल जाएगा। अच्छा, ये हम कहाँ से लाए W1M1? क्योंकि N बराबर होता है W/M, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन समाप्त हुआ। अब इसी में अर्धपराशरी और अतिपराशरी एक लास्ट टॉपिक है, उसको भी अभी तुरंत हम खत्म कर देंगे। आप यहाँ तक उतार लीजिए। अब इसका एक लास्ट टॉपिक है अर्धपराशरी तथा अतिपराशरी विलयन, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, जब दो विलयन का परासरण दाब आपस में बराबर हो जाएगा तो वो समपराशरी विलयन कहलाता है। लेकिन यदि बराबर नहीं हो तो क्या होगा? एक का परासरण दाब अधिक होगा और एक का परासरण दाब कम होगा। तो जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे अर्धपराशरी, और जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे अतिपराशरी विलयन कहते हैं। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा। और एक लास्ट बात जो नोट करके बताया गया है वह यह है कि मान लीजिए एक विलयन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 और वॉल्यूम V1 है, दूसरा है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई2 और वॉल्यूम V2 है, तीसरा है जिसका पाई3 V3 है, पाई4 V4 है। सबको मिलाने के बाद उसका सब विलयन को हम एक बड़े से बर्तन में मिला दिए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई m यानी मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर और Vm यानी मिक्सचर का वॉल्यूम यदि दिया हुआ है, तो इस सब के बीच आपस में क्या संबंध होता है? ये पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 प्लस पाई3 V3 प्लस पाई4 V4 बराबर होता है पाई Vm के। Vm आराम से निकाल लोगे, V1 V2 V3 सबको जोड़ दीजिएगा, पाई1 पाई2 सब देगा, कैलकुलेट करके आपको पाई m का मान निकल जाएगा। यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट क्लास में काम है कि आप सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर तक। नेक्स्ट क्लास में एक बेहद इंपॉर्टेंट एक पार्ट इस चैप्टर का समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट होगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा। यह हेडिंग छोड़िए, हम नेक्स्ट क्लास में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। आप इसको उतार लीजिए। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अब सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म का होगा, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए बस इतना ही।